हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। तो आज हम समझते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होता है सॉलिड्स का वो क्या होता है। जो स्पेसिफिक हीट है वो मेजर है हमारा नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, ये नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मेजरमेंट देता है स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में बताता है। जो अलग अलग मोड होता है जिसमें सिस्टम जो है अपना एनर्जी अब्जॉर्ब करता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि एक अगर मोनो एटमिक गैस है, गैस, ठीक है, एग्जांपल मैं बता रही हूँ, उसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। और उसी तरीके से जो डाई एटमिक मॉलिक्यूल है उसमें 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है ना। हम समझते हैं स्पेसिफिक हीट को। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस है और उसका हम निकालेंगे स्पेसिफिक हीट। ये जो सब्सटेंस है हमारा, उसका जो 1 यूनिट मास हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो इसने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब क्यों किया है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीजन बी, टू रेज इट्स टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एक यूनिट मास सब्सटेंस का, एक हिस्सा सब्सटेंस का जो कि हीट को अब्सॉर्ब करता है ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस लिखा है बहुत सारे बुक में, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो, उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और जब भी कभी हम स्पेसिफिक हीट को मेजर करते हैं, या तो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं या हम उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। सॉलिड के केस में जो स्पेसिफिक हीट होता है वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, क्योंकि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तब वो एक्सपेंड नहीं होता, लाइक गैसेस और लिक्विड। ठीक है, तो CV से हम डिनोट करेंगे। V कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो dQ अपॉन dt के बराबर आता है। वो है हमारा स्पेसिफिक हीट, यानी कि कोई सब्सटेंस जो हीट अब्सॉर्ब करेगा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जिसके उसके बाद उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हम सॉलिड को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो डेल Q है वो डेल E अपॉन P डेल V के बराबर होता है। अब हमें पता है कि जो P डेल V वर्क डन है, ठीक है, हीट जो है वो एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 0 आएगा, यानी कि डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा। तो CV जो है सॉलिड के केस में एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम आता है। जो सॉलिड है उसमें स्पेसिफिक हीट जो है वो C लेटिस और C इलेक्ट्रॉन करके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब क्या है C सॉलिड, जो स्पेसिफिक हीट है हमारे सॉलिड का, C से हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट को। C सॉलिड जो है वो हमारा हीट एनर्जी है जिसको हमने सॉलिड पर ऐड किया, ठीक है, इस सब्सटेंस पर ऐड किया है, तो उसका एनर्जी इंक्रीज होगा, इस सॉलिड का एनर्जी इंक्रीज होगा। और उसके इंक्रीज होने के 2 वेज है, 2 रास्ते हैं। सबसे पहले है C लेटिस, जो एनर्जी इंक्रीज हुआ है ना, उसको हम किस में यूज कर सकते हैं? वाइब्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं क्रिस्टल को, जिसे हम कहते हैं C लेटिस। जो एटम्स है उसको वाइब्रेट करने के लिए ये जो एनर्जी है वो यूज होगा, जो एनर्जी हमने अप्लाई किया है, या तो ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा और वो जो है हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ इस बुक में लिखा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। Specific heat of solids. Specific heat is really a measure of the number of degrees of freedom. Specific heat जो है reality में क्या करता है? measure करता है number of degrees of freedom को। वो बताता है number of degrees of freedom के बारे में। Since degrees of freedom implies freedom to absorb potential और kinetic energy. Degrees of freedom का मतलब होता है कि freedom जिसमें potential और kinetic energy absorb होगा, independent ways जिससे एनर्जी अब्सॉर्ब होगा। The problem is to know how many modes are there for the system to absorb the energy. प्रॉब्लम क्या है? हमें ये जानना है कि कितने तरीके हैं जिसमें सिस्टम जो है वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। जो सिस्टम है हमारे कंसर्न का वो एक ऑसिलेटरी लेटिस है, एक एटम्स है, लेटिस है, ठीक है।
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो कि ऑसिलेट हो रहा है, बट इट्स एनालिसिस इज क्वाइट डिफिकल्ट और उसको समझना बहुत मुश्किल है, पर्टिकुलरली इन 3 डायमेंशन। अगर हम 3 डायमेंशन को कंसिडर करेंगे, इसके ऊपर एटम है, हम सपोज करेंगे तो वो लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, फ्रंट बैक मूव कर सकता है, अप एंड डाउन भी मूव कर सकता है। सो बहुत ही मुश्किल है उसको एनालाइज करना, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर, जो हमारा सिस्टम है उसको एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल है, खासकर 3 डायमेंशन में। इंस्टेड वी वुड कैरी आउट द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी थ्रू मॉडल्स। तो हम मॉडल्स का यूज करते हैं और थ्योरी को उसी के थ्रू समझाते हैं, ईच ऑफ विच बेयर सम रिजेम्बलेंस टू रियलिटी, और उसका रियलिटी से सिमिलैरिटी होता है। मॉडल्स मीन हम सैंपल को कंसिडर करते हैं और वहां पर थ्योरी अप्लाई करते हैं, रियलिटी में नहीं, ठीक है, लेकिन वो रियलिटी के जैसा ही होता है। इन मोस्ट सॉलिड्स, ज्यादातर सॉलिड्स पे जो एनर्जी हम लेटेस्ट वाइब्रेशन के लिए देते हैं, ठीक है, इज डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट। वही जो एनर्जी है वो स्पेसिफिक हीट के लिए कंट्रीब्यूट करता है, लेटेस्ट वाइब्रेशन वाला एनर्जी। दस अ नॉलेज ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट। तो इसलिए हमें जो है फ्रीक्वेंसी का रेंज जिसमें लेटेस्ट वाइब्रेट होता है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ऑफ एनी थ्योरी, किसी भी थ्योरी के लिए जो एक्सप्लेन करेगा लेटेस्ट हीट को, क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। जूल ने क्या कहा था? जूल ने कहा था जो मैकेनिकल वर्क और हीट एनर्जी है वो इक्विवेलेंस है, नियरली इक्वल है, वो जूल ने अपने थ्योरी में कहा था। और ये चीज तभी ट्रू होगी जब पूरा वर्क डन जो हम करेंगे वो जो है हीट प्रोड्यूस करेगा, या पूरा हीट जो हम यूज करेंगे वो वर्क करेगा। जैसे कि जो कैरनोट हीट इंजन होता था उसमें हम हीट यूज करते थे, तब वो इंजन चलता था, वर्क होता था, ठीक है। तो पूरा कन्वर्ट होना चाहिए इसमें, तभी इक्वल आएगा। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है हम सिस्टम को देते हैं तो उसका हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा जो है सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। कैसे? उसके टेम्परेचर को राइज करके। इंटरनल एनर्जी में जब इंक्रीज होती है तब टेम्परेचर में राइज होता है, और जो रिमेनिंग हीट एनर्जी है, बाकी का जो हीट एनर्जी है वो वर्क करता है। वही चीज लिखा है, हीट को जो है हम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या हम किसी कोई वर्क करके मैकेनिकल वर्क हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते कंप्लीटली, ठीक है। थोड़ा हिस्सा वो उसका इधर उधर चला जाएगा, जो कि यहाँ पर बताया है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और फिर वर्क होगी। तो अगर जो हीटिंग प्रोसेस का कंडीशन है उसे हम स्पेसिफाई कर दे तो जो वर्क डन है वो फिक्स हो जाएगा, और जो क्वांटिटी ऑफ हीट जो हमें चाहिए टेम्परेचर को चेंज करने के लिए वो हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा हीटिंग प्रोसेस में सपोज प्रेशर कांस्टेंट था, तो वर्क डन जो है वो फिक्स हो जाएगा ऐसे केसेस में, ठीक है। तो हम जितना भी हीट अप्लाई करेंगे उसके बाद वो जो है उसके टेम्परेचर पे चला जाएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में चला जाएगा, वैसा जो है हो सकता है, वो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम फिक्स कर सकते हैं हीटिंग प्रोसेस के कुछ कंडीशन को स्पेसिफाई करके। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय 1 यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस टू रेज इट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हीट एनर्जी जो 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस जो है अब्सॉर्ब करता है ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो। मकसद क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज हो 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस लिखा है बहुत सारे बुक में, तो 1 डिग्री इंक्रीज हो उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो मास जो है वो उसका यूनिट मास को हमें कंसिडर करना है, एक मास, ठीक है, 1 यूनिट का मास। व्हाइल मेजरिंग द स्पेसिफिक हीट आइदर वॉल्यूम और प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। जब भी कभी हम स्पेसिफिक हीट को मेजर करते हैं या तो हम इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं या हम उसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, बट इन केस ऑफ सॉलिड, लेकिन जब हम सॉलिड को कंसिडर करते हैं वी यूजुअली स्पीक ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम जो है
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आता हीटिंग करने पर। किसके? सॉलिड के। एक्सपेंशन नहीं होता, ठीक है। तो सॉलिड के केस में CV होता है हमेशा। C हमारा स्पेसिफिक हीट है, V जो है कांस्टेंट वॉल्यूम है, जो कि del Q अपॉन del T के बराबर आएगा। जो हीट वो ऑब्जॉर्ब करेगा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर में उसके इंक्रीज होगी, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब del Q जो है वो del E प्लस P dV के बराबर होता है। हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है। उसे हमें लिखना है PdV, वर्क डन है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV 0 आएगा, यानी कि del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा। अब यहाँ पर हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों लिया है? क्योंकि जो E है हमारा इंटरनल एनर्जी, वो दूसरे क्वांटिटीज का भी फंक्शन है। ये जो एनर्जी है हमारा वो दूसरे क्वांटिटीज का भी फंक्शन है, इसलिए हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया है। और V सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। तो जब भी कभी हम एनर्जी ऐड करते हैं किसी सॉलिड में, तो उसका क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज होता है उस सब्सटेंस का जिस पे हमने एनर्जी ऐड किया है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और वो जो इंक्रीज इन एनर्जी है वो दो वेज में होता है। सबसे पहले जो एनर्जी है वो जो है वाइब्रेशन में यूज करेगा वो सॉलिड खुद के एटम्स के वाइब्रेशन में, और वो तेज से वाइब्रेट होंगे। और सेकेंडली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस सॉलिड में, अगर मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स होंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो हायर लेवल में एक्साइट हो जाते हैं उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके। तो जो C है हमारे सॉलिड का जो एनर्जी है वो C लेटेस्ट प्लस C इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जो दो हीट है ना स्पेसिफिक हीट, उसके सम के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वाला कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत ही स्मॉल है स्पेसिफिक हीट में, सॉलिड के स्पेसिफिक हीट में वो बहुत ही स्मॉल है रूम टेम्परेचर पर, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। हैंस वी टॉक ओनली ऑफ स्पेसिफिक हीट कंट्रीब्यूशन बाय लेटेस्ट ओनली। तो जब भी हम स्पेसिफिक हीट के बारे में बोलते हैं तब हम लेटेस्ट के स्पेसिफिक हीट को कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के नहीं, जो कि ऊपर भी लिखा था। और यही है आज का हमारा टॉपिक। तो आप यहाँ से भी नोट्स लिख सकते हो। dQ अपॉन dt को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं सब्सटेंस का, और वो कांस्टेंट प्रेशर पर भी होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी होता है। तो यहाँ से आप नोट्स लिख सकते हो कि लिखा है यहाँ पर dQ अपॉन dt को हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में दिया है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर।